नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। हंगरी अमेरिकी कैटलिन कारिको और अमेरिका के ड्रू वाइजमैन को mRNA आधारित कोविड टीकों की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए चिकित्सा में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इनकी तकनीक से मानव स्वास्थ्य के लिए एक सबसे बड़े खतरे के समय में अभूतपूर्व दर से टीकों का विकास हो पाया। ये टीके वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को तैयार करते हैं। मैसेंजर आरएनए यानी mRNA तकनीक पारंपरिक टीकों से अलग है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो ये तकनीक उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का संदेश भेजती है। इससे हमारे प्रतिरोधक तंत्र को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है। कोविड महामारी के दौरान मॉडर्ना, फाइजर तथा बायोएनटेक के mRNA तकनीक पर आधारित थे। स्वाति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 1,880 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करीब 2,20,000 और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए करीब 1,355 से अधिक मकान भी लाभार्थियों को सौंपे। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई सरकार एक वर्ष में जितने काम करती है, हमारी सरकार ने उतने कार्य एक दिन में किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदौर और उज्जैन में नई औद्योगिक स्टार्टअप इकाइयों से युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार निर्माण होने वाले, नए अवसर बनने वाले। महिला सशक्तिकरण को देश की जरूरत बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में परिवर्तन का अभियान है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में नारी वंदन अधिनियम एक ठोस कदम है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है। पीएम आवास योजना के घरों से करोड़ों बहनें लखपति हुई है। उनके नाम पर लाखों के घर रजिस्टर हुए। आज भी जो घर मिले हैं उनमें से ज्यादातर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और उनकी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन और स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चित्तौड़गढ़ से शुरू की जा रही परियोजनाओं का राजस्थान के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा और आम लोगों का जीवन और भी सुगम होगा। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाणा से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
ये आकाशवाणी है। बिहार सरकार ने आज जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कर दी। राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने पटना में रिपोर्ट जारी की। 100 से अधिक पृष्ठ की इस रिपोर्ट में राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख से अधिक रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सबसे अधिक है, जो कुल आबादी का 36% से अधिक है। सर्वे के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 36.01% यानी करीब 4 करोड़ 70 लाख है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत राज्य में कुल आबादी का 19.65% बताया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सबसे कम यानी 1.68% है। बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या 2 करोड़ 56 लाख जबकि जनजाति वर्ग की संख्या लगभग 22 लाख रहने का अनुमान है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने मनरेगा और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गरीबों का पैसा ठगा है। मैं पूछना चाहता हूं, जितनी योजनाओं के पैसे पश्चिम बंगाल को मिले, सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में से पश्चिम बंगाल है, जहां पर योजनाएं पूरी नहीं होती। चाहे जल जीवन मिशन के आंकड़े उठाइए, बाकियों के उठाइए। छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों तक ने जो काम पूरा कर लिया, आज तक वो पश्चिम बंगाल एक जिले में नहीं कर पाई। राज्य तो छोड़िए, क्या हालत कर दी है पश्चिम बंगाल की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आज दक्षिणी दिल्ली में जैतपुर से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी शाहनवाज को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए को इसकी तलाश थी और इस पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। शाहनवाज के अलावा 2 अन्य वांछित आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में फतेहपुर गांव में आज जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई झड़प में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने स्मृति चिन्हों की ई नीलामी आज से आम जनता के लिए शुरू हो गई है। बोलियां इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगी। इस नीलामी से एकत्र धनराशि पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को दान कर दी जाएगी। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट में गांधी जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा देश और विदेश में कई समारोह आयोजित किए जाने के समाचार हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। उनकी जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजय घाट जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। मिजोरम में 3 दिन की द ग्रैंड गांधी जयंती प्रदर्शनी आज आइजोल के राजभवन में शुरू हुई। पहली बार राजभवन में कोई प्रदर्शनी लोगों के लिए आयोजित की गई है। राज्यपाल हरिबाबू कम्मपति ने उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांग्लादेश में ऐतिहासिक नोवाखाली गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने एक सेमिनार को संबोधित किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान टेम्पल ट्रीज में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वर्तमान में महात्मा गांधी के मूल्यों और सिद्धांतों की वैश्विक प्रासंगिकता उजागर की। जाफना में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी गांधी जयंती मनाई। पूर्ण स्वच्छता के दृष्टिकोण के साथ आज से सरकारी कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान का 3रा चरण चल रहा है। ये विशेष अभियान इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। ये पिछले 2 वर्ष में चलाए गए विशेष अभियानों की अगली कड़ी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हांगझो एशियाई खेलों में आज भारत को 3 रजत और 4 कांस्य पदक मिले हैं। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 60 हो गई है। ब्यौरे के साथ खेल डेस्क से मुकेश कुमार। एशियाई खेलों में अब की बार 100 पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। एथलेटिक्स में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में भारत की इडापल्ली एनसी सोजन ने रजत पदक जीता। महिलाओं की स्टीपल चेज स्पर्धा में पारुल चौधरी को रजत और प्रीति को कांस्य पदक मिला। 4x400 मीटर रिले मिक्स टीम स्पर्धा में भी भारत सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहा। स्पीड स्केटिंग में आज भारतीय महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। टेबल टेनिस में भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स का कांस्य पदक हासिल किया। एशियाई ओलंपिक समिति के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह ने भारतीय खिलाड़ियों के अब तक के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कमाल करा है और बहुत ही बढ़िया की परफॉर्मेंस हुई है। हर स्पोर्ट में शूटिंग में 22 मेडल आए हैं, एथलेटिक्स में मेडल आ रहे हैं, स्क्वॉश में आपने मेडल जीते हैं, टेबल टेनिस में आप जीत रहे हैं, बैडमिंटन में आप बढ़िया खेल रहे हैं। आप खेल का नाम ले जहाँ हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं और सारे एक से एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने बांग्लादेश को 12-0 से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला कबड्डी में भारत और चीनी ताइपे का मुकाबला 34-34 अंक की बराबरी पर समाप्त हुआ। बैडमिंटन के सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अगले दौर में पहुँच गयी है। मिक्स डबल्स में कृष्णा प्रसाद और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गयी है। एथलेटिक्स में आज महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत की विद्या रामाराज ने 55.42 सेकंड के समय के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसी के साथ विद्या ने पीटी उषा के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। तीरंदाजी में भारतीय तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी 6 टीम स्पर्धाओं में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला कंपाउंड टीम को क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहने के कारण क्वार्टर फाइनल तक बाई मिला है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ कुल 60 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जन्म और मृत्यु के डिजिटल पंजीकरण विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। भारत के अपर महापंजीयक संजीव कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हंगरी अमेरिकी कातलिन कारिको और अमेरिका के ड्रू वाइजमैन को mRNA आधारित कोविड टीकों की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए चिकित्सा के 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। कृतज्ञ राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई। विदेशों से भी जयंती मनाए जाने के समाचार मिले। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।